हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकाउंट्स मास्टर जी। पिछली दो क्लासेस में हमने पढ़ा था एनपीओ के बारे में एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आज हम सीखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है और इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है और इसको प्रिपेयर करने के पीछे लॉजिक्स या बेसिस कौन कौन से अप्लाई होते हैं। तो मैंने फिर से आपके लिए फॉर्मेट ड्रॉ कर रखा है। ये कंसेप्चुअल फॉर्मेट है आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का। यहाँ पर भी आपके 4 कॉलम होते हैं, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। इससे पहले कि हम इसके अंदर में जाएं, इसकी डिटेल्स में जाएं, पहले हम समझते हैं कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है। दोस्तों, जो आपकी एनपीओ होती है, जैसा कि हमने पढ़ा था कि एनपीओ का मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, इसलिए जो आपकी एनपीओ है वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट प्रिपेयर नहीं करती है, बल्कि एनपीओ प्रिपेयर करती है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अकाउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ईयर एंड में प्रिपेयर किया जाता है। तो पहली बात, एनपीओ जो है, क्योंकि प्रॉफिट उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है, मोटिव नहीं है, एनपीओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाती है, बल्कि उसके बदले आपकी एनपीओ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाती है ईयर एंड में। जो आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ये आपका एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट कौन सी अप्रोच के हिसाब से हुआ आपका? जो क्लास 11 पे हमने पढ़ा था, ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। और नॉमिनल अकाउंट के केस में आपका रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या कहता है कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस हैं एंड लॉसेस हैं, उसको आपको डेबिट करना है, और जितनी भी आपकी इनकम है एंड गेन्स है, उसको आपको क्रेडिट करना है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है कि सारे एक्सपेंस और लॉस को आपको डेबिट करना है, सारी इनकम और गेन्स को आपको क्रेडिट करना है। इसलिए आप फॉर्मेट में देखेंगे तो हमने डेबिट साइड में रिवेन्यू एक्सपेंसेस लिए हैं और क्रेडिट साइड में रिवेन्यू इनकम ली है। सर, एक्सपेंस और इनकम, ये बात तो समझ में आ गई। अभी आपने हमको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बताया, पर यहाँ पर अलग से आपने रिवेन्यू क्यों लिखा हुआ है? रिवेन्यू एक्सपेंसेस और रिवेन्यू इनकम। तो आइए हम कंपेयर करते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट आपका रियल अकाउंट था, वो कैश और बैंक अकाउंट को रिप्रेजेंट करता था, इसलिए वहाँ पर शुरुआत होती थी कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस के साथ, और एंड भी होता था कैश और बैंक बैलेंस के साथ में। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को मतलब था पैसे आने से और पैसे जाने से, इसलिए चाहे वो पैसे रेवेन्यू रिसिप्ट के नाम से आ रहे हो या कैपिटल रिसिप्ट के नाम से आ रहे हो, हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को डेबिट करते थे। सिमिलरली, जो हमारा कैश और बैंक से पैसे जा रहे हैं, चाहे वो रिवेन्यू नेचर का हो या कैपिटल नेचर का हो, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को फ़र्क पड़ता है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑल टुगेदर कैपिटल एक्सपेंसेस को, कैपिटल रिसिप्ट को कंसीडर नहीं करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम यहाँ पर नहीं दिखाई जाती है। ओनली एंड ओनली आपके रिवेन्यू एक्सपेंसेस और रिवेन्यू इनकम दिखाई जाती है। साथ में रिसिप्ट और पेमेंट में अकाउंट में अगर आप नोटिस करेंगे तो वहाँ पर रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट, चाहे प्रीवियस ईयर की हो चाहे करंट ईयर की हो या चाहे नेक्स्ट ईयर की हो, वो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आता था। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर रिवेन्यू एक्सपेंसेस हो या रिवेन्यू इनकम हो, ये सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर के ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे, ना प्रीवियस ईयर के और ना आपके नेक्स्ट ईयर के। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, वो उसका रूल फॉलो करता है।
सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट किए जाएंगे। सारी इनकम एंड गेन्स जो एनपीओ को होंगे साल भर में वो क्रेडिट किए जाएंगे। और सिर्फ जिस फाइनेंशियल ईयर का आप इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं उसी फाइनेंशियल ईयर का ये इनकम और एक्सपेंस होना चाहिए। जैसे कि मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा फाइनेंशियल ईयर 20-21 है और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ईयर एंड में बनता है, तो मैं बना रहा हूँ 31 मार्च 21 को। तो यहाँ पर 20-21 में जो भी आपके रिवेन्यू नेचर के खर्चे होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। सिमिलरली 20-21 में जो भी एनपीओ को इनकम होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। कैपिटल एक्सपेंसेस, कैपिटल इनकम को हम यहाँ पर टोटली इग्नोर करके चलेंगे। ठीक है सर, ये तो बात होगी कि इनकम और एक्सपेंडिचर एक नॉमिनल अकाउंट है ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से। सर रिसिप्ट और पेमेंट को आपने मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से भी बताया था। इनकम और एक्सपेंडिचर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? तो जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, अगर इसके बारे में आप मॉडर्न अप्रोच से समझना चाहते हैं तो यहाँ पर एक अकाउंट नहीं, आपके 2 अकाउंट एक साथ एप्लीकेबल होंगे। पहला आपका रेवेन्यू अकाउंट और दूसरा आपका एक्सपेंसेस का अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट ये किस अप्रोच से पढ़ रहे हैं? ये दोनों ही अप्रोच हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से। तो मॉडर्न अप्रोच में रेवेन्यू अकाउंट के लिए रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट क्या था? रेवेन्यू के बारे में ये बात थी कि अगर आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो आपको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर आपका रेवेन्यू डिक्रीज होता है तो उसको आपको डेबिट करना पड़ेगा। ऐसी एक्सपेंसेस के बारे में हमने क्या पढ़ा था मॉडर्न अप्रोच में? अगर आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो आपको डेबिट करना पड़ेगा, और अगर आपके एक्सपेंसेस डिक्रीज होते हैं तो आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को चाहे ट्रेडिशनल अप्रोच से समझे या मॉडर्न अप्रोच से समझे, बात निकल कर वही आएगी कि एक्सपेंसेस और लॉसेस आपको डेबिट करने हैं, इनकम और गेन्स आपको क्रेडिट करना है। अब अगला पॉइंट जो यहाँ पर आता है वो ये है आपका कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट हम बनाते हैं एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए, जबकि हमने पढ़ा था कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए। नाउ एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि जो भी आपकी रेवेन्यू है दैट इज इनकम है, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं इसको आपको रिकॉर्ड करना है किस ईयर में? इन द ईयर इन विच इट इज incurred और ड्यू। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि जो भी आपकी इनकम है, जो भी आपके एक्सपेंस है, उसको आपको रिकॉर्ड करना है। किस साल रिकॉर्ड करना है? जिस साल ये खर्चे आपके इनकर होते हैं या ये इनकम आपकी ड्यू होती है, वेदर ये जो इनकम है आपको मिली है या नहीं, या फिर ये जो पेमेंट है यह आपने पे किया है या नहीं। मतलब एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को कैश से मतलब नहीं है। अगर एनपीओ सैलरी पे करता है अपने स्टाफ को, हम 12 महीने की सैलरी लेंगे एक्सपेंस में, चाहे एक्चुअल में एनपीओ ने 11 महीने की सैलरी पे करी होगी, तो जो 1 महीने की सैलरी एनपीओ ने नहीं पे करी होगी उसको हम आउटस्टैंडिंग करके आपके इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देंगे। सिमिलरली अगर आपकी एनपीओ को सब्सक्रिप्शन साल भर में सपोज 50,000 मिलना चाहिए था पर एक्चुअल में ओनली 40,000 मिला, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम 40,000 नहीं दिखाएंगे बल्कि उसमें 10,000 रुपये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का या टू बी रिसीव करके ऐड कर देंगे।
यही आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहता है कि इसको मतलब नहीं है कि एक्चुअल में कैश कितना आया कितना नहीं आया, एक्चुअल में कैश आपने कितना पे किया या कितना पे नहीं किया। अगर वो आपका करेंट ईयर का खर्चा है तो टोटल 12 महीने का खर्चा लो, और अगर वो आपकी करेंट ईयर की इनकम है तो टोटल 12 महीने की इनकम लो, चाहे वो आपको मिली हो या ना मिली हो, चाहे एक्सपेंसेस आपने पे किए हो और ना पे किए हो। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग से ही इनकम और एक्सपेंडिचर का एक और पॉइंट निकल कर आता है कि यहाँ पर जो आप रिवेन्यू और एक्सपेंसेस लेकर चल रहे हैं ना, ये आप लेकर चल रहे हैं ओनली एंड ओनली करेंट ईयर के, तभी आपका सही सरप्लस और डेफिसिट एक फाइनेंशियल ईयर का आ पाएगा। जबकि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में हम प्रीवियस ईयर के भी इनकम्स ले लेते थे, नेक्स्ट ईयर के भी ले लेते थे अगर वो रिसीव हो जा रहे होते थे। पर एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको सिर्फ करेंट ईयर की इनकम और करेंट ईयर का एक्सपेंस लेना है, तभी तो आप करेंट ईयर का सही सरप्लस दैट इज़ प्रॉफिट और करेंट ईयर का सही डेफिसिट दैट इज़ लॉस निकाल पाएंगे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हुए। जो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, दैट्स वाई यहाँ पर हमको एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा भी कि सैलरी 1 महीने की पे नहीं किए थे तो उसको भी हम शामिल कर रहे थे एक्सपेंसेस में। सिमिलरली सब्सक्रिप्शन हमको 10,000 का नहीं मिला था, उसको भी हमको शामिल करना पड़ेगा इनकम में। यही आपके एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो जो भी आपके एडजस्टमेंट है रिलेटेड टू लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस या फिर आपकी कोई आउटस्टैंडिंग इनकम है या एक्सपेंस है, वो सब आपकी यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी, कंसीडर की जाएगी। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्टमेंट होते हैं। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आपको याद होगा एडजस्टमेंट को हम इग्नोर करके चलते हैं। एडजस्टमेंट कुछ भी नहीं है, सिंपल है। आपको कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करने हैं जिसकी वजह से अल्टीमेटली सारा करंट ईयर का रेवेन्यू आ जाए और सारा करंट ईयर का एक्सपेंस आ जाए। ठीक है, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं जो एनपीओ से ऑल टुगेदर अलग है, पर इस एग्जाम्पल की मदद से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या डिफरेंस है। सपोज मैं एक मोबाइल दुकान चलाता हूँ, मोबाइल खरीद कर मोबाइल बेचने का मेरा काम है। फाइनेंशियल ईयर 2020 और 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। इस फाइनेंशियल ईयर में मैं एग्जांपल को, इलस्ट्रेशन को बहुत आसान रखने के लिए बहुत छोटा फिगर ले रहा हूँ। मैंने एक मोबाइल परचेज़ किया है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में मैंने एक मोबाइल परचेज़ किया है। कितने रुपए का है? सपोज ये आपका 10,000 का है, बट मैंने पेमेंट की है ₹6,000। मतलब जो 4,000 है वो टू बी पेड है। अभी मैंने पेमेंट नहीं करी है। 10,000 का मोबाइल ख़रीदा है, सिर्फ 6,000 रुपये नगद दिए हैं। 4,000 रुपये मैंने अपने सप्लायर को कहा है कि मैं आपको बाद में दे दूंगा। फिर मैंने क्या किया, इसी मोबाइल को मैंने बेच दिया है। और कितने रुपए में बेचा है? ऑब्वियस सी बात है, 10,000 में ख़रीदा है तो उससे ज़्यादा मैं बेचूंगा, तो मैंने 12,000 में बेचा। बट सामने वाले कस्टमर ने मुझे अभी पेमेंट करी है ओनली ₹8,000। तो पेमेंट मुझे मिली है अभी 8,000। 4,000 रुपये मुझे वो बाद में दे देगा। अब अगर इसी बेसिस पे हम यहाँ पर रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट बनाने की कोशिश करें सिर्फ इतने डेटा के बेस में, तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट को तो सिर्फ मतलब है कैश कितना आया
और कैश कितना गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट में टू कैश रिसीव्ड, कितना पैसा हमको मिला है मोबाइल बेचने से, 8,000 रुपये, और हमने पेमेंट कितनी की है, बाय कैश पेड, हमने पेमेंट करी है मोबाइल ख़रीदने के लिए 6,000 रुपये। तो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आपका डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और ये क्लोजिंग बैलेंस क्या है आपका, कैश और बैंक का कितना, 2,000 रुपये। अब अगर आप रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के फाइनल रिजल्ट को देखें तो ये आपको क्या बता रहा है इस पूरे ट्रांजैक्शन के बारे में, सिर्फ इतना बता रहा है कि आपके बिजनेस में अभी ईयर एंड में 2,000 रुपये का कैश बचा हुआ है। अगर मैं इस एनपीओ से, अगर मैं इस मोबाइल दुकान वाले से ये पूछ लूँ कि तुमने ये जो ट्रांजैक्शन की है, मोबाइल ख़रीद कर मोबाइल बेचा है, इससे तुमको कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ, तो क्या वो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट के बेस पर बता पाएगा? तो आंसर है नो, क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट जो है वो ओनली कैश एस्पेक्ट को कवर कर रहा है। जो पेमेंट मिलनी बाकी है, जो पेमेंट करनी बाकी है, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट उसको कंसीडर नहीं करता है, क्योंकि ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। अब इसी डेटा में अगर हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट में आपके एक्सपेंस आते हैं। आप एक मोबाइल डीलर हैं, मोबाइल परचेस कर रहे हैं, तो ये परचेज़ करना मोबाइल आपके लिए एक खर्चा है। और आपने मोबाइल ख़रीदा कितने में, 10,000 रुपये में। पेमेंट भले आपने 6,000 रुपये की करी है, उससे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये तो सिंपली पूछेगा इस साल आपका टोटल खर्चा कितना हुआ है, और मैंने मोबाइल परचेज़ किया है और मुझे मोबाइल पर खर्चा हुआ है 10,000 रुपये, तो टू परचेज 10,000। अब इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट आपसे पूछेगा कि इस मोबाइल को आपने कितने में बेचा, तो आंसर आएगा हमने मोबाइल 12,000 में बेचा है। भले पैसे अभी सिर्फ 8,000 मिले, पर बेचा तो 12,000 में। तो नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपकी इनकम साइड 12,000 रुपये, एक्सपेंस साइड 10,000 रुपये है। दैट इज़ बैलेंस आपका डेबिट साइड में आ जाएगा, और इस बैलेंस को हम क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं। और ये कितना निकल कर आ जाएगा आपका, 2,000 रुपये। और ये सरप्लस रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मोबाइल। ₹12,000, ₹12,000। तो ये फ़र्क होता है आपका रिसिप्ट, पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आपको निकाल कर देता है कि इस साल में आपने टोटल प्रॉफिट कितना कमाया, टोटल लॉस आपको कितना इनकर हुआ, जबकि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट आपको सिर्फ कैश बैलेंस निकाल कर देता है। तो ये डिफरेंस है रिसिप्ट, पेमेंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, ये एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। इसने इनकम टोटल 12,000 रुपये दिखाई है, जबकि मिला सिर्फ 8,000 है। सिमिलरली इसने एक्सपेंस टोटल 10,000 दिखाया है, बल्कि एक्चुअल पेमेंट तो सिर्फ 6,000 की हुई थी। दैट इज़ यहाँ पर एडजस्टमेंट किए गए। यहाँ पर सेल्स में 8,000 में 4,000 भी जोड़ा गया, जो आपका मिलना बाकी है। और यहाँ पर एक्सपेंस के केस में भी 6,000 रुपये जो आपने पेड किए, उसमें 4,000 रुपये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस या पेमेंट फॉर क्रेडिटर को ऐड किया गया। तो सर आपने कहा कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू पेमेंट या रेवेन्यू एक्सपेंसेस आएंगे। तो क्वेश्चन होता है सर, व्हाट अबाउट कैपिटल आइटम्स, दैट इज कैपिटल इनकम या रिसिप्ट्स होती हैं, या आपकी कैपिटल एक्सपेंसेस और पेमेंट्स होते हैं, वो कहाँ पर दिखाया जाएगा? तो जो आपकी कैपिटल इनकम है और जो आपकी कैपिटल एक्सपेंसेस हैं, इसको हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में। तो हम बैलेंस शीट को लेकर भी एक छोटी सी क्लास करेंगे, जहाँ पर समझेंगे कि एनपीओ अपना बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करता है।
तो इनकम एक्सपेंडिचर में कैपिटल आइटम्स नहीं आते हैं, ओनली रेवेन्यू आइटम्स आते हैं, करेंट ईयर के आते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं और इसीलिए आपको एडजस्टमेंट भी करने होते हैं। तो उम्मीद है अब आपको ये फॉर्मेट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का समझ में आ जाएगा, जहाँ पर डेबिट साइड में हम नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करते हुए या फिर मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से एक्सपेंस का रूल फॉलो करते हुए डेबिट कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस को सिर्फ करेंट ईयर के। एनपीओ के रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन कौन से हो सकते हैं? सैलरी, रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिंटिंग स्टेशनरी और डेप्रिसिएशन, ये भी एक्सपेंस होता है। इसके लिए भी ऑलरेडी यूट्यूब में एक वीडियो डला हुआ है, आप अकाउंट्स मास्टर जी के चैनल में जाकर ये वीडियो देख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन किस तरह से एक नॉन कैश एक्सपेंस है। इसके अलावा एक्सपेंस तो डेबिट होते ही हैं, लॉसेस भी डेबिट होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट भी आपका रिवेन्यू एक्सपेंस के अंदर में आ जाएगा। रिवेन्यू इनकम्स की बात करें एनपीओ का, तो सब्सक्रिप्शन, लॉकर रेंट रिसीव, जनरल डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, और अगर एसेट बेचने से आपको प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी जो है हमको क्रेडिट करना होता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल है या मॉडर्न अप्रोच में आपका रिवेन्यू अकाउंट का रूल है, तो वो यहाँ पर आ रहा है। आपकी इनकम साइड ज़्यादा हुई, एक्सपेंस साइड कम हुआ, तो जो आपका बैलेंसिंग फिगर है वो डेबिट साइड में आ जाएगा एज सरप्लस। ये प्रॉफिट ही है, एनपीओ के केस में प्रॉफिट को हम सरप्लस कहते हैं। और अगर आपके एक्सपेंस साइड ज़्यादा हुए, इनकम साइड कम हुई, तो बैलेंसिंग फिगर आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा, इसको हम डेफिसिट कहते हैं। दैट इज़ एक्सपेंस ज़्यादा है और इनकम आपकी कम है, और डेफिसिट नॉर्मल बिजनेस के केस में जिसको हम लॉस कहते हैं। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, कैसे इसे प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह से ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से अलग है, और इसके पीछे का लॉजिक क्या है, जो हमने एक मोबाइल फ़ोन के एग्जांपल से समझा कि एक ही ट्रांजैक्शन में अगर हम रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं तो दोनों अकाउंट अल्टीमेटली हमको क्या आउटपुट और क्या रिज़ल्ट देते हैं, और उसके रिज़ल्ट को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। कुछ बच्चों को डाउट रहता है सब्सक्रिप्शन को लेकर, उसमें 4 चीज़ें आ जाती हैं। ओपनिंग में आपका आउटस्टैंडिंग प्रीपेड आ जाता है, क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग प्रीपेड आ जाता है। तो उसके लिए मैं सब्सक्रिप्शन के लिए एक अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा, जिसमें आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन हम कैसे दिखाते हैं। एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं कि आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है और उसके बेसिस पे आपको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड आगे जाकर बैलेंस शीट बनानी होती है। दैट इज़ रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में आपके रेवेन्यू आइटम्स भी हैं, कैपिटल आइटम्स भी हैं, रेवेन्यू पेमेंट्स भी हैं, कैपिटल पेमेंट्स भी हैं। तो यहाँ तो हमने अपने कंसेप्ट के लिए हेडिंग बनाकर रखी है, और एग्ज़ाम में आपको पहचानना होगा कि कौन कौन से खर्चे आपके रेवेन्यू नेचर के हैं जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पे जाएंगे, और कौन कौन से खर्चे आपके कैपिटल नेचर के हैं जो कि बैलेंस शीट में जाएंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट गिवन होगा, इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनानी होगी, और हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा रेवेन्यू आइटम्स को एंड कैपिटल आइटम्स को। तो लेटर ऑन इसके लिए भी हम एक वीडियो बना देंगे जहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करके साथ में देख लेंगे। सो उम्मीद है आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो वो इसी चैनल में अकाउंट्स मास्टर जी में एनपीओ को लेकर ऑलरेडी 2 वीडियो डले हुए हैं, एनपीओ बेसिक और फंडामेंटल एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, वो देख सकता है, तब उनको इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और बेटर समझ में आ जाएगा। एंड मैंने फिर भी कोशिश की है कि आप पहली बार भी देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझ में प्रॉपर आ जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।